good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 16 सितंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला सवाल, इनमें से कौन से देश को महिलाओं की स्थिति पर आयोग संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक निकाय के सदस्य के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, इंडिया। भारत को कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के मेंबर के रूप में चुना गया है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट रही है भारत के लिए, और जिसमें भारत को कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया है। और ये जो CSW है, ये यूनाइटेड नेशंस के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का एक हिस्सा है। भारत 4 वर्षों के लिए रहेगा इनका मेंबर, यानी कि वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक। भारत के साथ बाकी 2 देशों ने भी ये कॉन्टेस्ट किया था इलेक्शंस, और जिसमें नई दिल्ली और काबुल ने जो मेजॉरिटी मार्क है, यानी कि 28 वोट्स का वो क्रॉस किया, लेकिन चाइना ने मेजॉरिटी मार्क क्रॉस नहीं किया, उन्हें सिर्फ 27 वोट्स ही मिले। तो चलिए अब बात करते हैं कि इकोसॉक क्या है। तो ये जो कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है, ये औरतों की जो राइट्स है उसे प्रमोट करता है। इनके साथ साथ वो उनका जो रियलिटी है उनकी ज़िंदगी की, उसे भी हाईलाइट करता है थ्रू आउट दी वर्ल्ड। और इसके साथ साथ ये जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं वुमेन के लिए, जिसमें जेंडर इक्वालिटी है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, वो शेप करते हैं ताकि महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिले पूरी दुनिया में। तो चलिए अब बात करते हैं इकोसॉक के बारे में। तो ये जो इकोसॉक है, इसकी खोज की गई थी वर्ष 1945 में। इनके प्रेसिडेंट का नाम है मुनीर अकरम, और इनके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है येस बैंक के साथ? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, ICICI लॉम्बार्ड। ICICI लॉम्बार्ड जो कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने येस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बैंक इंश्योरेंस होता क्या है। जैसे कि अलग अलग जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वो एक एक बैंक के साथ टाई अप करती है, जिसके तहत जो येस बैंक के कस्टमर्स हैं, वो अपने अलग अलग ब्रांचेस में ICICI लॉम्बार्ड का जो जनरल इंश्योरेंस है वो प्रमोट कर सकेंगे और अपने कस्टमर्स को सेल कर सकेंगे। तो इस टाई अप को बैंक इंश्योरेंस कहा जाता है। इस वर्ड को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 वर्ड्स आएंगे, यानी कि बैंक और इंश्योरेंस। इसके अलावा ICICI लॉम्बार्ड का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ICICI बैंक लिमिटेड, और इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में येस बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, उसके साथ बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है। और इस पार्टनरशिप के माध्यम से जो येस बैंक की डाइवर्स कस्टमर बेस है, अब वो ICICI लॉम्बार्ड का जनरल इंश्योरेंस और बाकी सारा जो उनका पोर्टफोलियो है उसे एक्सेस कर सकेंगे ऑल ओवर इंडिया। इसके साथ साथ ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ऑफर करती है इनोवेटिव इंश्योरेंस सोल्यूशन येस बैंक के कस्टमर्स के लिए ऑल अक्रॉस द कंट्री। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से कौन सी US बेस्ड कंपनी के साथ टिकटॉक मर्ज होने वाला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, ओरेकल। US बेस्ड ओरेकल के साथ टिकटॉक ने अपनी मर्जर अनाउंसमेंट की है। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे, हाल ही में टिकटॉक के जो CEO है, जिनका नाम है केविन ए मेयर, उन्होंने अपना इस्तीफा सबमिट किया है। चलिए अब बात करते हैं इस मर्जर के बारे में। तो बाइट डांस एक चाइनीज कंपनी है जो ओन करती है टिकटॉक को, और उन्होंने हाल ही में ये अनाउंसमेंट की है कि वो US बेस्ड फर्म ओरेकल के साथ मर्ज करेंगे। आपको पता होगा कुछ दिन पहले हमने पढ़ाया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने टिकटॉक को ये निर्देश दिए थे कि या तो अपने ऑपरेशंस US में क्लोज कर दें या फिर किसी US बेस्ड कंपनी को अपने ऑपरेशंस बेच दें। और इसके लिए उन्होंने 90 डेज का समय दिया था टिकटॉक को। अब क्योंकि टिकटॉक हाल ही में एक कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो गए थे कि वो जो US के जो कंज्यूमर्स है या फिर यूजर्स है टिकटॉक के, उनका जो डेटा है
वो स्टोर करते हैं इलीगली और वो चाइनीज कंपनी और चाइनीज आर्मी को सेल करते हैं। तो इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व रहा है टिकटॉक, जिसके कारण ये निर्देश दिए गए हैं। और जैसा कि बहुत टाइम से हम सभी जानते हैं कि चाइना और यूएस का जो कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन चल रहा है, तो इसी के लिए ये डिसीजन लिया है बाइडांस कंपनी ने कि वो मर्ज करेंगे यूएस बेस्ड फर्म ओरेकल के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन का नाम क्या है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए सुभाष कामत। सुभाष कामत को चुना गया है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे हाल ही में किन किन का अपॉइंटमेंट हुआ था। तो प्रीति सुदान, हाल ही में WHO ने एक 11 मेंबर की इंडिपेंडेंट पैनल का गठन किया था जो कोविड-19 का प्रिपेयर्डनेस के ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट करने वाली थी। तो उसमें उन्होंने चुना था प्रीति सुदान को एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स। इसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो भारत का प्रीमियर ड्रामा थिएटर है, उनके चेयरमैन के रूप में चुना गया है अभिनेता परेश रावल को। और इसके साथ साथ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था जो कोविड-19 रिलेटेड जो बैंक मोरेटोरियम है उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाली थी। तो उनमें से एक मेंबर थे राजीव महर्षि, जो उस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सुभाष कामत के बारे में। तो सुभाष कामत को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में चुना गया है और वो रिप्लेस करेंगे रोहित गुप्ता को। इससे पहले सुभाष कामत सर्व कर रहे थे ASCI के वाइस चेयरमैन के रूप में। तो चलिए अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो इनकी खोज की गई थी वर्ष 1985 में और इनके हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी, समीर कुमार खारे को एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं बाकी सब लोगों के बारे में। तो वेंकेश गुलाटी को हाल ही में FADA के चेयरमैन के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। इसके अलावा मुरली रामकृष्णन को CMD ऑफ साउथ इंडियन बैंक के रूप में चुना गया है। संकेत राय जो कोको कोला में काम करते हैं, उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ कोको कोला इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया जो बिजनेस यूनिट है उनके चेयरमैन, उनके प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। और एस कृष्णानन को पंजाब एंड सिंध बैंक के CEO और MD के रूप में चुना गया है। चलिए अब हम बात करते हैं समीर कुमार खारे के बारे में। तो समीर कुमार खारे को, जैसे कि हमने पढ़ा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना गया है और ये 1989 के IAS ऑफिसर रहे हैं ऑफ आसाम, मेघालय, केडर। और इसके साथ साथ ये अभी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में सर्व कर रहे हैं। और इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में, वो रहेगी 3 वर्ष के लिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इनके प्रेसिडेंट का नाम है मासात्सुगु असाकावा। इनके हेडक्वार्टर्स है मंडालियोंग, फिलीपींस और इसकी खोज की गई थी 19 दिसंबर 1966 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। छठा सवाल, वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज C, राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बाकी लोगों के बारे में। तो पार्थो प्रतिम सिंह गुप्ता को चुना गया है एज द CMD ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके अलावा पद्मजा चुंदुरु को चुना गया है एज द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन बैंक। और अतुल कुमार गोयल को चुना गया है एज द CMD और यूको बैंक। इसके अलावा T कृष्ण कुमार को चुना गया है कोको कोला इंडिया INC के चेयरमैन के रूप में।
चलिए बात करते हैं राजेश खुल्लर के बारे में। तो जो एसीसी है यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने हरियाणा आईएएस ऑफिसर राजेश खुल्लर को वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में जो है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना है। वो 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और करंटली वो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं। वो वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो वर्ल्ड बैंक ने खुल्लर की जो नॉमिनेशन है वो हमारे केंद्रीय मंत्रालय ऑफ फाइनेंस से रिसीव की थी और उसके बाद उन्होंने एक इलेक्शन कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने चुना है राजेश खुल्लर को। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो होगा 22 अक्टूबर और इनका टेन्योर रहेगा 3 वर्ष के लिए टिल अगस्त 2023। तो अगस्त 2023 में या तो फिर वो रिटायर करेंगे या जिस दिन भी वो ज्वाइन करेंगे, सपोजिटली अगर वो नवंबर में ज्वाइन करते हैं वर्ष 2020 के, तो उनका अपॉइंटमेंट रहेगा नवंबर 2020 से अगले 3 वर्षों तक। तो चलिए अब हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास। इनके हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में और इनकी खोज की गई थी जुलाई 1944 में। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से किसे जापान की रूलिंग पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, योशिहिदे सुगा को चुना गया है एज द न्यू हेड ऑफ द जापान रूलिंग पार्टी। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जापान की जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने एक इलेक्शन कंडक्ट किया था और 14 सितंबर को उन्होंने अपने नए हेड को चुना है जिनका नाम है योशिहिदे सुगा। और इसके साथ साथ उन्हें एक वर्चुअल गारंटी मिल गई है कि अगले जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वो जापान के अगले प्रधानमंत्री रहेंगे। जैसे कि हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो लॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री हैं, शिंजो एबे ने हेल्थ रीजन देके अपनी अनाउंसमेंट की थी कि वो रिटायर करेंगे और वो पोस्ट तब तक होल्ड करेंगे जब तक नए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो जाता। तो ये जो इलेक्शंस हुए थे इसमें 377 वोट्स सुगा ने हासिल किए थे इन द रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके साथ साथ जो बाकी 2 कंटेंडर्स थे उन्होंने कुल मिलाकर 157 वोट्स हासिल किए थे। तो चलिए अब हम बात करेंगे जापान के बारे में। तो जापान का जो कैपिटल है वो है टोक्यो और जापान की करेंसी है जापानीज येन। ये बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 21 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, -9% तक उन्होंने आंका है भारत की जीडीपी ग्रोथ को वित्त वर्ष 21 के लिए। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आंका है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वित्त वर्ष 21 के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी अप टू -9%, बिकॉज कोविड-19 अभी भारत में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसी के कारण जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो थोड़ी स्लो है। इसी के साथ उन्होंने ये भी आंका है कि अगले साल यानी कि 2021-22 में भारत का जो रिकवरी रहेगा इंडियन इकोनॉमी का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा और उन्होंने आंका है कि भारत की जीडीपी 21-22 में बढ़ के हो जाएगी बाई 8%, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करने लगेंगे, मोबिलिटी हो जाएगी और इसके साथ साथ जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो फुल फ्लेजेड चालू हो जाएगी। और इसकी घोषणा की है उन्होंने अपने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 अपडेट में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बाकी सब एजेंसीज ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है। मूडीज ने आंका है -11.5%, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आंका है -11.8%, इकरा ने आंका है -9.5%, एसबीआई ने आंका है -10%, सीरीज ने आंका है -5%, फिच ने आंका है -10.5%, एसएनपी ने आंका है -9%, केयर रेटिंग्स ने आंका है -8% और FICCI ने आंका है -4.5%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है
कि हर साल 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है ग्लोबली, इसीलिए ताकि हम जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में लोगों को जागरूक करा सकें। इसके साथ साथ जो हमारी डेमोक्रेसी है उसे हम कुछ सीख सकें और उसे रिव्यू कर सकें। पहली बार इसकी अनाउंसमेंट की गई थी 8 नवंबर 2007 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा, और उस दिन से हर साल ये एनुअली मनाया जाता है। इस दिन लोग बाहर आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को ऑल अक्रॉस द ग्लोब प्रमोट करते हैं। तो चलिए एक बार क्विकली रिविजन कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो 2 सितंबर को मनाया जाता है कोकोनट डे, 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे, 8 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे और 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, भारत में हर साल किस तारीख को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी 15 सितंबर। 15 सितंबर को हर साल भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें सर एमवी के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है, वो भारत के वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियर्स थे। तो उनका जन्मदिन आता है 15 सितंबर को, और उन्हीं की याद में और उन्हें सम्मान देने के लिए हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे इन इंडिया मनाया जाता है। 1955 में एम विश्वेश्वरैया को भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, जो कि है भारत रत्न, उन्हें नवाजा गया था क्योंकि उन्होंने इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूशन किया था। उनके इस इमेंस कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, उस लेखिका का नाम बताइए जिसने माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक की घोषणा की है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज डी गौरी खान। गौरी खान ने अनाउंसमेंट की है एक बुक की जिसका नाम है माई लाइफ इन डिजाइन। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने अपनी पहली किताब का टाइटल, जिसका नाम है माई लाइफ इन डिजाइन, ऑथर किया है, जो कि वर्ष 2021 में पब्लिश की जाएगी बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। ये कॉफी टेबल बुक है जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी एज अ डिजाइनर दिखाई है। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना डिजायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशन हो, तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।